ट्रेड किया वास्को डी गामा ने और उसे 60 टाइम ज्यादा प्रॉफिट हुआ, है ना, इतना सब बताया था आपको। और उसके बाद पोर्तुगीज राजा को लगा कि इस तरह से ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है, हमें इसके लिए एक कंपनी का निर्माण करना चाहिए, कंपनी स्टैब्लिश करनी चाहिए। तो वहां का जो राजा था एमेनुअल, उसने एक कंपनी बनाई, एस्तादो द पोर्तुगीज द इंडिया के नाम से। तो क्योंकि राजा ने बनाई थी तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनी हुई, क्योंकि राजा ने बनाई तो गवर्नमेंट कंपनी हुई है। तो पोर्तुगीज कंपनी कैसी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी, राइट। अब अगर कंपनी बना दी गई है तो उसका कोई ना कोई गवर्नर होगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम जिसे उस कंपनी का गवर्नर बना के भेजा गया उसका नाम था अल्मीडा। एमेनुअल भारत की कंडीशंस को समझते हुए उसे एक काम दिया कि आप ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट कीजिएगा। बट वो उतना काबिल नहीं था कि वो ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट कर सके और बहुत जल्द वापस आ गया। जब वो काम नहीं कर पाया तो उसे पोर्तुगीज राजा के द्वारा वापस बुला लिया गया। तो वापस आया पुर्तगाल। उसके स्थान पर एक काबिल आदमी को भेजा गया जिसका नाम क्या रखा गया था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? जिसमें उसे गोवा को जीतना था, कैप्चर करना था, हॉर्मुज को जीतना था और मलक्का को जीतना था, यानी कि 3 सी सेंटर्स बनाने थे उसे, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी का सीधा सा मतलब है कि आपको सी सेंटर बनाने हैं अपने, है ना, ताकि समुद्र में अगर कोई भी शिप निकले तो बिना परमिशन के ना निकल पाए। हाँ, हाँ पोर्ट बोल सकते हैं, है ना, बिना उसकी परमिशन के आप ना निकलें। तो इसके लिए आपको कर्टेज लेना पड़ेगा, यानी कि परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किसके साथ लेनी पड़ेगी? जो कंपनी का गवर्नर होगा, यानी कि अल्बुकर्क होगा, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दो शानदार पॉलिसीज आई, एक ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। ये दोनों किससे रिलेट करती हैं? तो आप बताएंगे अल्बुकर्क के साथ में। क्लियर हुआ इतना? इतना ही नहीं, जब आप इस चीज को पढ़ रहे होंगे, इस समय तक भारत में बाबर नहीं आया है, ध्यान रखना। इस समय तक भारत में बाबर नहीं है, यानी कि जब अल्बुकर्क भारत में है तब भारत में बाबर यानी कि मुगल डायनेस्टी नहीं स्टैब्लिश हुई। अभी तक क्या चल रहा है फिर? नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत चल रहा है। क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत चल रहा है। क्योंकि ये घटना लगभग कब के आसपास की है? 1510 के आसपास की घटना है। और मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश कब होती है? 1526 में। यानी कि अभी तक बाबर नहीं आया भारत में। यानी कि इस समय हमारे देश में दिल्ली सल्तनत चल रही है। जब हमारे यहां कौन है? अल्बुकर्क है साउथ इंडिया में, तब यहां पर कौन है नॉर्थ इंडिया में? दिल्ली सल्तनत है। और दिल्ली सल्तनत में भी कौन सी है? लोधी डायनेस्टी चल रही है। लोधी डायनेस्टी में 3 रूलर्स हैं। एक का नाम है बहलोल लोधी, एक का नाम है सिकंदर लोधी और एक का नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर होता है लोधी डायनेस्टी का, जिसे बाबर पानीपत के फर्स्ट बैटल में हरा देगा। और हराने के तुरंत बाद भारत में बाबर के द्वारा एक नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम होता है मुगल डायनेस्टी। क्लियर हुआ इतना? तो फिलहाल भारत में इस समय मुगल डायनेस्टी नहीं है, बल्कि क्या है? दिल्ली सल्तनत है, जिसमें लोधी लोधी डायनेस्टी वर्क कर रही है। क्लियर हुआ इतना? तो अल्बुकर्क के द्वारा यहां पर मैं यहां की बात करूं, यहां पर क्या चल रहा है? दिल्ली सल्तनत है। क्लियर है? यहां वाला जो मालाबार वाला कोस्ट है, इस वाले कोस्ट पर कौन है? पोर्तुगीज आ चुके हैं। और पोर्तुगीज में कौन आया है? अल्बुकर्क आया है। अल्बुकर्क ने 2 शानदार काम कर दिए आते ही। एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी को कंप्लीट कर दिया, नहीं किया? कर दिया। दूसरा, उसने एक कार्टेज वाला काम कर दिया, कर दिया ना, यानी कि कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम लागू कर दिया। तीसरा, उसने मैरिज अलायंस किया कि नहीं किया? मैरिज अलायंस कराया। मैरिज अलायंस नहीं है ये, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने का तरीका था, क्योंकि उसे लॉयल पर्सन की जरूरत थी, लॉयलिटी चाहिए थी। क्योंकि भारत के लोग उतने लॉयल नहीं हो पाते कंपनी के लिए जितना कि एक मैरिड लेडी हो जाती। बात समझ आई? इसलिए उसने मैरिज अलायंस करने की कोशिश की। अगला उसने जो सबसे शानदार काम किया, वो सती को इलीगल करा दिया। सती समझते हैं आप लोग? सती को और जौहर को एक दिन मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ था। जौहर क्या होता बालक, बताओ जरा। सती और जौहर में क्या डिफरेंस है? सिंगल लेडी करती है, ग्रुप में किया जा सकता है। हाँ, और क्या होता है? शाखा बताया तो मैंने तुम्हें, केसरिया बताया तो मैंने तुम्हें। क्या है ये? हाँ,
क्या बता रहा हूं। सुनो मेरी बात। एक शब्द है सती और एक शब्द का मतलब होता है जौहर। दो चीजें हैं, एक सती है और एक जौहर है। हाँ सर, नमस्ते। जी सर। ठीक सर, ठीक, ओके। जी। नहीं नहीं है। ओके सर, आ गए थे 2:30 बजे के आसपास तक। नहीं नहीं, हम वहाँ डिपार्टमेंट गए नहीं सर, सीधे निकल आए थे। हम्म। हाँ, एक शब्द क्या है सती और एक शब्द क्या है जौहर। इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये कि सती हमेशा एक सिंगल लेडी करती है, ठीक है, यानी कि यहां पर सिंगल होगा। और जौहर हमेशा लगभग लगभग ग्रुप में होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट, सती कोई भी महिला तब होगी जब उसके पति की डेथ हो चुकी होगी। समझ में आ रहा है? सती तब होगी वो जब उसके पति की डेथ हो चुकी होगी। जौहर तब होता है जब उसका पति जिंदा हो। बात समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर क्या है? ये सिंगल होता है और ये ग्रुप में होता है। ये सती तब होगा जब हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो कंप्लीट, और जौहर तब होता है जब पति जिंदा हो, हस्बैंड जिंदा हो। क्लियर हुआ? ये बेसिक डिफरेंस है। सती से रिलेट करता हुआ एक शब्द है जिसको कहते हैं सत्य। सत्य का मतलब होता है सत्य आचरण करने वाली स्त्री। शुरुआत में हमारे यहां पर सती को बहुत अच्छा माना जाता था। एंशियंट टाइम जोन में सती बहुत अच्छी चीज थी, एक शानदार हमारे यहाँ ट्रेडिशन हुआ करती थी। लोग इसे इसे फॉलो करते थे और कोई जबरदस्ती नहीं था। हर लेडी अपने साथ ये करना चाहती थी जो भी विडो हो जाती थी। कहने का भाव ये कि जो इंडियन कल्चर है उसमें कहा जाता है कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और यहां तक कि पति परमेश्वर होता है। और वो स्त्री अपना पूरा जीवन अपने पति के लिए जीती है। बात समझ में आ रही है? मतलब पुराना ट्रेडिशन बता रहा हूं, आज का नहीं। ठीक है? तो पति के लिए जीती। जब उसका पति ही नहीं रहा तो तुम क्यों रहना चाह रही हो? हाँ, इसका सीधा सा मतलब यही है। मतलब तुम थोड़ा हाइपर होके बोल रही हो, इसका सीधा मतलब यही। कहने का भाव ये था कि जब जिसके लिए तुम थी और वही नहीं है तो अब तुम्हारे रहने का क्या मतलब है? तो उस स्त्री को, मतलब अगर वो स्त्री सिर्फ अपने पति तक सीमित है, ध्यान से समझना, बहुत अलौकिक चीजें हुई हैं, बहुत डिवाइन पावर है उनके पास। जो महिला पूरी लाइफ अपने पति तक सिर्फ सीमित रही है, अपने माइंड से, अपने मन से किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी ख्याल तक नहीं लाया हो उसने अपने मन में, जब उसके पति की डेथ होती है तो वो चिता पे अपने पैरों पर, जब चिता पर बैठती है खुद, तो अपने पति को अपने पैरों पर रखती है और मंत्रों का जाप करती है। उस चिता पर अग्नि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके मंत्रों में इतनी ताकत होती थी कि अग्नि स्वयं जलती थी। और जब बिना अग्नि लगाए मंत्रों के बल पर चिता में आग लग जाए और वो दोनों जल जाएं, तो ऐसे स्थिति में वो महिला सती कहलाती थी। तब वो महिला महिला ना होकर के अब वो देवी हो जाती थी। क्या? तब वो देवी कहलाएगी। डिवाइन पावर है, कॉस्मिक पावर है उसके पास। हाँ, अरे रुको मेरी बात। हाँ, हाँ, औरतें ही बैठे, सिर्फ औरत ही बैठेगी जिस, पहले ऐसा था। बात समझ आ रही है? यानी कि सिंपल बात, तुम्हें ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पहले ये बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। और औरतों का ये धर्म माना जाता था कि करना ही है, और उनको करना ही पड़ता था। वो अपनी मर्जी से ऐसा करती थी। वो ये देखो, सती हमारे यहाँ प्रॉब्लम बता रहा हूं कब आ रही है, मैं बता रहा हूं, समझो पहले। शुरुआत में जो भी मतलब लेडीज थी, भगवान ने ऐसे ऐसे लोग बनाए जो सिर्फ अपने व्यक्ति तक सीमित रहे, है ना? यानी कि ऐसे लोगों का जन्म हुआ। पुरुष भी वैसा ही था, महिला भी। पुरुष तो ऐसे कभी पैदा ही नहीं हुए, खाली महिला पैदा हुई, है ना? पुरुष तो कभी नहीं पैदा हुए। तो तब वो अगर उसके पति की डेथ हो रही है और अपने पति को चिता पर लेके बैठ रही है और मंत्रों के माध्यम से अग्नि लग रही है, तो वो महिला सती देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती थी। यानी कि देवी का रूप हो गई अभी। हाँ, तो वो कैरेक्टरलेस है। हाँ, हाँ। नहीं, मेरी बात, मैं पूरी बात ही नहीं होने दे रहा हूं, तुम लोग बीच बीच में टोक रहे हो। पूरी बात तो सुनो।
अगर मंत्रों की ताकत से आग लगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्त्री सच थी, प्योर थी, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि अपने पति तक सीमित रही हमेशा, किसी और के बारे में कभी सोचा नहीं इसने। इसका मतलब ये बहुत सच्ची नारी, सती सावित्री, सीता की तरह पवित्र महिला है। तो देवी हो गई वो। जैसे सीता जी अग्निकुंड में प्रवेश की थी कि नहीं, निकल के बाहर आई थी नहीं, तो देवी हो गई सीता फिर। तो वैसे वो स्त्री भी देवी हो जाएगी, लेकिन बाद में उसका मामला बाद में गड़बड़ होगा। कब? कि मान लो पति की डेथ हो गई और महिला चिता पर नहीं बैठना चाह रही है, तो लोगों ने क्रॉस सवाल किया, क्यों क्यों नहीं बैठना चाह रहे? जब तुम्हारा पति है नहीं तो तुम किसके लिए जिंदा रहना चाह रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा कुछ मामला है। हाँ, नहीं, पहले पहले जो अपने एंशियंट टाइम जोन था, तब तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जैसे विवाह का एक सिंपल संस्कार होता है कि शादी करने के लिए दोनों पक्ष राजी होते हैं, कोई जोर जबरदस्ती होता है क्या? नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता। सिंपल सती में भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता था। सिंपल बात ये मानी जाती थी कि पति की डेथ हो गई है, साथ में दोनों जलेंगे। सिंपल, महिला को बहुत आसान था, महिला के लिए भी। नहीं, पुरुष नहीं करता था, वो नहीं करता था भाई। हमारे यहाँ पेट्रियार्की सिस्टम इसीलिए तो बनाया गया था, आज भी है। अब मान लो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम पूरी ताकत लगा दो, तुम्हारे नाम से इनविटेशन लेटर आ जाए, शादी होगी तुम्हारी, है ना? पूरी ताकत लगा दो, तुम्हारे नाम से इनविटेशन लेटर रहेगा? हाँ, आता है? नहीं आता है ना? समाज की बात बताओ, सोसाइटी। सोसाइटी तुम्हारे हस्बैंड को जानती है। किसको जानती है? आपके हस्बैंड को जानती है, ना कि आपको जानती है। तुम्हारा जो बेटा पैदा होगा, है ना, वो अपनी आइडेंटिटी अपने फादर से बताता है, ना कि तुमसे बताता है। गलत बता रहा हूं मैं? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आज 21st सेंचुरी में है आप। सोचने वाली बात है कि इतना लंबा टाइम आप जी चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन समाज में चल रहा है। तुम मतलब बेशक कह रहे कि तुम बहुत मॉडर्न हो, लेकिन क्या सच में तुम्हारी अहमियत तुम्हारे घर में तुम्हारे पति से ज्यादा है? बात समझ आ रही है? खुद खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो, है? अब जैसे मैं हूं, मैं अगर चाह लूं, मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूं, किसी में इतनी ताकत नहीं कि मेरी जबरदस्ती शादी करा दे। कल्पना बोले कि मैं नहीं करूंगी, अगले, क्या नाम तो, कल्पना नाम है? हाँ, कल्पना एक दिन खाली बोल के देखे घर में ये हम शादी नहीं करेंगे, अगले दिन से न रिश्ता तय हो जाए, बताना तुम क्या सीन चल रहा है। जबकि मान लो कोई सीन नहीं चल रहा है, सिर्फ बोलने भर है कि हम शादी नहीं करना चाहते। घर वाले एक नहीं 72 दिमाग लगा, कुछ बात है, लगता है कुछ बात और चल रही है, शादी करो इसकी। चलो पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, हो गया पढ़ाई लिखाई तुम्हारा, मैं चाहूं तो मेरे साथ हो सकता है। जैसे मैं नहीं किया हूं, तो मैं नहीं किया तो अपने दम पे नहीं किया हूं, नहीं करूंगा भाई। हमारी मम्मी एक दो बार बोली कि कर लो, हमने कहा कर लो तुम। कर लो का मतलब तुम ही पालना, फिर हमसे कोई लेना देना नहीं होगा भाई। जब हम ही इंटरेस्ट में नहीं है तो तुमसे शादी थोड़े होगी। लेकिन ये बोल के देखिए आज, ट्राई कर ले, अगर न जॉब लगने की बात अलग होती है। आज बल मैं तो बोल रहा हूं ना अपने घर में, मैं तो बोल रहा हूं, मैं पीएचडी हूं, सब कुछ कर लिया। सब फालतू बातें हैं। अभी भी हम बहुत मेडिकल फेज में जी रहे हैं, अभी तक वो इक्वेलिटी नहीं आ पाई है जितनी की चाहिए। जितनी इक्वेलिटी चाहिए वो इक्वेलिटी अभी तक नहीं आ पाई है एक मिडिल सोसाइटी में। तुम्हारा हस्बैंड 12 बजे आए, डजंट मैटर, तुम एक दिन 11 बजे आके दिखाओ। कब तक जाओगे साथ में? कब तक साथ में जाओगे? हम्म। बहुत सिंपल सी बातें हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आज भी हमारे यहां वो पूरी इक्वेलिटी नहीं है, है ना? 10 साल पहले सोच लो, आप मात्र 10 साल पहले सोच लो। मैं 10 साल की बात छोड़ दो, तुम अगर इंटरनल फीलिंग से बताओ और झूठ मत बोलो, एक स्त्री की पहली इच्छा होती है कि जो पहली संतान पैदा हो, बेटा पैदा हो। सच बता रहा हूं, जो सासू मां होती हैं, मैं हिस्ट्री बता रहा हूं।
आता ही है, सोसाइटी है कि नहीं? आप हिस्ट्री में सोसाइटी तो पढ़ते हैं एक, हाँ तो ये तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन इससे पहले होता था। 10 साल पहले की सोसाइटी में, आज भी ऐसा सोचते हैं, 10 साल की पहले की सोसाइटी में जो बेटा होता था उसको 1000 वाले में भेजा जाता था, और जो बेटी होती थी उसको 500 वाले में भेजा जाता था। मतलब समझ में आ रहा है क्या? होता था ऐसा भाई। तो इधर आओ, ये प्रॉब्लम तब आई जब महिला ने सती होने से इनकार कर दिया। सती अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट तब कर रही है जब उस महिला ने सती होने से इनकार कर दिया। तो जब सती होने से इनकार कर दिया तो सोसाइटी के लोगों ने उसके ऊपर अलग से एलिगेशन लगाए। तो जब सती होने से मना कर रही थी, इसका मतलब उसके साथ अब जबरदस्ती करनी पड़ी, उसे जहरीले इंजेक्शंस दिए गए, नशीले इंजेक्शंस दिए गए, ठीक, बेहोश हो गई, उसको मूर्छित कर दिया इन लोगों ने, और जबरदस्ती चिता पर ले जाके लिटा दिया। अगर आग लगी और तब तक होश में अगर वो स्त्री आ गई तो उसको पता चला कि मेरी बॉडी जलने वाली, मैं जलने वाली हूं, अगर वो चिता से उठ के भागने की कोशिश करती थी तो ये जो सर वाला हिस्सा होता था ये बहुत लास्ट में जलता है, इसको तोड़ने के लिए, इसको जलाने के लिए लोग डंडा लेके जाते थे, है ना, उसको तोड़ते हैं। उसी डंडे से जब वो स्त्री भागने की कोशिश करती थी तो उसी डंडे से उसके सर पर प्रहार किया जाता था, इतना भयानक कि फिर वहीं गिर के बेहोश हो जाती थी, फिर पकड़ते चिता पर लाके डाल देते। दैट इज सती। ये दिक्कत तब आई जब इस तरह की सिचुएशन हो गई, यानी कि महिलाओं के साथ ज्यादती होने लगी, बहुत ज्यादा अमानवीय हो गया। समझ में आया? ये सती कहलाया। सती को भारत से फर्स्ट टाइम, भारत में इसका पहला जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, सती का पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज का नहीं है, ये 510 एडी का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। एरण से इसका पहला एविडेंस मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है एरण, एक प्लेस का नाम है एरण से पहली बार 510 का एक आर्कियोलॉजिकल इंस्क्रिप्शन मिलता है, एक अभिलेख मिलता है जिस पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि गुप्त डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज युद्ध करते हुए शहीद हुआ, यानी कि मर गया, और उसके मरने के बाद उसकी पत्नी एरण में आकर के खुद को सती कर लेती है। तो ये आज का ट्रेडिशन नहीं है, सोचो आज से ये 510 एडी का है, तो आज से लगभग 1500 साल पहले का एक इंस्क्रिप्शन हमारे देश में, मध्य प्रदेश में मिला, जो सती को समझा रहा था। बात समझ आ रही है? इस रिचुअल्स को, इस ट्रेडिशन को हमारे देश से फर्स्ट टाइम खत्म करने वाला व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसने 1829 में सती को इलीगल कर दिया। इसमें जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किया उसका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। सबसे बड़ा एफर्ट इन्होंने किया। ये शमशान घाट पर खुद जाते थे, लोगों को समझाते थे कि सती मत कराइए, गलत है, अपराध है ये अपने आप में। तो लोग उसी डंडे से इनको इतना मार देते थे कि वहीं बेहोश हो जाते थे। बहुत बार मारे गए। कौन? राजा राम मोहन राय। ये समझाते थे, अपना तर्क देते थे। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि जब ये सती को रोकने की बात करते थे तो ये अकेले होते थे और सती के फेवर में एक मेजोरिटी क्लास होते थे। बात समझ आए? अकेले खड़े थे कि ये बहुत गलत बात है, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप लोग, गलत बात। इनको मारा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से, बहुत सारी मेहनत करने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती को इलीगल कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद अगर सती कोई महिला होती है या कोई व्यक्ति जबरदस्ती करवाता है तो उसको सजा दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये सती था। जौहर क्या है? जौहर की रस्म हमेशा राजपूती महिलाओं के साथ अपनाया गया, यानी कि राजपूती जो महिलाएं थी उन्होंने हमेशा जौहर की रस्म को अदा किया। जैसे भारत में पहली बार जो जौहर का उदाहरण मिलता है वो रानी लाडी के साथ में मिलता है, जो कि सिंध के राजा दाहिर की वाइफ हुआ करती थी। सिंध अपने यहां एक प्लेस है, सिंध के एक राजा हुआ करते थे, ब्राह्मण राजा थे जिनका नाम था राजा दाहिर। उनके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और उनको मार करके खत्म कर दिया। ठीक है, तो उस राजपूती महिला यानी कि रानी लाडी ने अपने आप को जौहर कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है।
जौहर के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका नाम होता है शाका, और शाका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं जौहर और एक को कहते हैं केसरिया। क्या होगा? जौहर एंड केसरिया, सती अलग चीज है। अब यहां शाका है, शाका तब माना जाता है जब ये दोनों रस्म कंप्लीट हो, यानी कि जब ये दोनों कंडीशंस एक्सेप्ट होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तब क्या कंप्लीट होगा? शाका कंप्लीट होगा। दोनों में से एक कंप्लीट हुआ तो हाफ शाका होगा, अर्ध शाका कहलाएगा। या केसरिया कंप्लीट हो गया, ये नहीं हुआ, या ये पूरा हो गया, ये नहीं हुआ, तो ये हाफ शाका कहलाएगा। समझ में आ रहा है? और जौहर हमेशा महिलाएं करेंगी, केसरिया हमेशा उनके हस्बैंड वगैरह करते हैं, पुरुष करते हैं, राजपूती पुरुष करते हैं। मतलब मान लो, ऐसा समझो, तुम लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया, राइट? यानी कि दुश्मन की सेना जब भयानक मात्रा में हो, यानी कि दुश्मन की सेना कितनी हो? 1 लाख हो, और मान लो अलाउद्दीन खिलजी के पास मान लो 1 लाख की सेना, रावल रतन सिंह के पास मान लो 1,000 की सेना है, तो परिणाम यानी कि रिजल्ट तो क्लियर है ना, क्या आना है? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी 100% जीतना है, रिजल्ट डिक्लेयर है पूरी तरह से। ऐसी सिचुएशन में जो राजपूत वॉरियर्स होते थे, जो योद्धा होते थे, जो राजा होते थे, जिनको यह पता चल जाता था कि रिजल्ट आने वाला क्या है, तब वो अपनी महिलाओं को बोलते थे कि आप जौहर की रस्म अदा कीजिए और हम केसरिया की रस्म अदा करने के लिए जाते हैं। यानी कि फाइनल एक बार दरवाजा बंद किया जाता था, सारे के सारे राजपूती पुरुष गेट से बाहर आते थे, केसरिया रंग का एक पगड़ी बांधते थे। इसका यह मतलब होता था कि अब युद्ध से मर के ही वापस आना है, जिंदा वापस नहीं आना। यानी कि अब जितने लोग यहां से जा रहे हैं उनको सबको मरना ही है। लेकिन एक प्रतिज्ञा होती थी, एक ओथ लेते थे कि केसरिया तब तक कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि एक राजपूत तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि जौहर पूरा नहीं हो जाता। यानी कि वचन देके जाते हैं अपनी महिलाओं को कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक आप अंदर किले के अंदर, जब तक आप जौहर कंप्लीट नहीं कर लेते। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है। पहली बात ऐसा होता नहीं। मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जौहर की रस्म मान लो आधे घंटे की है या 1 घंटे की है। जौहर की रस्म का मतलब है कि सारी महिलाएं रस्म को अदा करते हुए अग्नि कुंड में प्रवेश करती हैं, जला देती हैं खुद को। ठीक है, पद्मावत में दिखाया गया, अग्नि कुंड में सारी महिलाएं प्रवेश कर रही। ठीक है, तो वो एक रस्म होती थी, और रस्म सबको पता होता था कि इतनी देर तक चलने वाली है। उतनी देर तक उन पुरुषों को लड़ना पड़ता था, हर पुरुष को, चाहे एक पुरुष जिंदा बचे, वो उस सेना को रोक के रखेगा। युद्ध मतलब दुश्मन तुम्हारे गेट पे खड़ा हो, 1 लाख की सेना लेके अलाउद्दीन, तुम्हारी खिलजी, अलाउद्दीन, बचने के चांसेस ही नहीं, कि मरना ही है अब। समझ में? तब राजपूत फाइनली गेट के बाहर आते थे, गेट बंद होता था, महिलाएं जौहर कर रही होती हैं, और इधर ये केसरिया यानी कि भयानक तरीके से अपने जीवन का अंतिम युद्ध करते हैं। जिसको पता है कि ये हमारे जीवन का अंतिम युद्ध है, वो किस तरह से लड़ेगा सोचो। एक एक राजपूतों ने 100-100 लोगों को मारा है। कई बार ऐसे वर्णन मिले हैं कि राजपूतों के एक हाथ कट गए, एक पैर कट गए, एक हाथ से लड़े। कई बार वर्णन मिलता है कि सर कट गया, हाथ से युद्ध लड़ा, सर कटने के बाद लड़े केसरिया करते टाइम। इस तरह का शौर्य था। समझ में आया? और जौहर क्या होता था, जौहर क्यों किया जाता था, क्यों ऐसा होता था कि ऐसा एक बार नहीं कई दफा ऐसा हुआ। जौहर की खोज क्यों हुई? इसलिए कि जो मुस्लिम आक्रांता थे, जब उन्होंने हिंदू राजा के ऊपर, राजपूत राजा के ऊपर आक्रमण किए, आक्रमण करने के बाद जब महिलाओं को लगा कि हम नहीं बचेंगे, हमारी अस्मिता के साथ खेल लेंगे, तो उन्होंने मान लो तलवार मार दी, गर्दन काट ली। उस मृत डेथ बॉडी के साथ में उन लोगों ने बलात्कार किए, रेप किया। तो ये मरने के बाद हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए बॉडी को जला दो। तो जौहर की रस्म इसलिए की जाती थी, यानी कि जौहर इसलिए किया जाता था, जब मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, मेरी बॉडी बचेगी नहीं, तो मेरे साथ क्या करोगे तुम? पुरुष तो मर गया, कोई समस्या है नहीं, महिलाएं बचेंगी नहीं तुमको। कौन? कुछ ऐसे उनके लोग होते थे जिनके
एक दिन इसको हम किसी को समझा रहे थे, शायद सुरंग समझा रहे थे, किला समझा रहे थे। हर किले में एक ना एक सुरंग होती थी और कुछ उनके वफादार लोग होते थे जो उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो सक्सेसर हैं, उनको लेकर के जब ऐसी स्थिति, विषम परिस्थिति आती थी कि पुरुष को केसरिया करना पड़ रहा है, महिलाओं को जौहर करना पड़ रहा है, तो जो उनके आने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे हैं 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, उनको कहीं बाहर किसी मित्र राज्य के पास भेज दिया जाता था, सेफ जगह पर, और वो सारे के सारे लोग जौहर और केसरिया कर लेते थे। किसके? मेरी बात सुन लो, सेंट्रल में सिर्फ राजा को ध्यान में रखा जाता है, किसी फैमिली को नहीं रखा जाता, क्योंकि प्रजा राजा के लिए है। प्रजा किसके लिए है? राजा के लिए। प्रजा को हमेशा बलिदान करना चाहिए, अपनी फैमिली सहित बलिदान करना चाहिए अपने राजा के लिए। क्लियर हुआ? आपने सुना नहीं होगा शायद, एक पन्ना धाय की स्टोरी मिलती है मेवाड़ में। मेवाड़ का मतलब आज का उदयपुर। तुमने सुना है पन्ना धाय की स्टोरी? पन्ना धाय नाम की एक महिला है, ठीक है, नाम की एक महिला है। राणा प्रताप का नाम सुना है आपने? महाराणा प्रताप, मेवाड़ी शासक। उनके जो फादर हैं उदय सिंह, उनके फादर का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह का पालन पोषण, जैसे अपने यहां आशाताई नहीं होती है पालन पोषण करने वाली, लेकिन उनको आशाताई मां बोलते हैं, या आपने हमारा पालन पोषण किया है, तो ऐसे ही पालन पोषण करने वाली एक मां है जिसका नाम है पन्ना धाय, जिसने उदय सिंह का पालन पोषण किया है। उसी समय एक बाहरी आक्रांता ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया, नाम था बनबीर। जब उसने अटैक कर दिया तो वो टारगेट करता है किसको मारने के लिए? जो सक्सेसर है, यानी कि जो उदय सिंह है, उसको मार देंगे, क्लियर है रास्ता, हम राजा बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो वो उदय सिंह को मारना चाहता है। उदय सिंह की जो उम्र है लगभग 10 साल के आसपास की है। पन्ना धाय का अपना एक बेटा है जो चंदन नाम से है, उसका भी 10 साल का बेटा है, यानी कि दोनों की उम्र लगभग बराबर है। और अटैक हुआ है, वो टारगेट करना चाह रहा है चंदन को कि उदय सिंह को? उदय सिंह को मारेगा, क्योंकि उदय सिंह ही अगला उत्तराधिकारी है, वही आगे राजा बनेगा मेवाड़ का। तो बनबीर मारना चाह रहा है उदय सिंह को। ऐसी विषम परिस्थिति में पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को, जहां पर उदय सिंह सो रहा था, उदय सिंह को उठाया, अपने बेटे चंदन को लेटाया कि तुम लेटो, और पन्ना धाय उस उदय सिंह को अपने एक और खास महिला मित्र के साथ उसको बाहर सेफ जोन में पहुंचा देती है, और अपने बेटे के सर पर ऐसे हाथ पे ऐसे सर फेर रही, मतलब हाथ फेर रही थी, ताकि बनबीर को लगे कि ये उदय सिंह। और आदमी जब क्रोध की ज्वाला में होता है, तब उसने पन्ना धाय को झटका और तलवार निकाली और गर्दन काट दी और चंदन मारा गया। सोचो उस महिला ने कितना बड़ा त्याग किया होगा। समझ आया? ये ऐसी एक नहीं, बहुत सारे अन्य उदाहरण हैं, असंख्य उदाहरण हैं हमारे टाइम में। जब आप मेडिवल फेज पढ़ते हैं, तब आप मेडिवल जब आप पढ़ते हैं तो बिना राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़े आप समझ ही नहीं सकते। ऐसी सी राजपूती स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने सीधे सीधे औरंगजेब को चैलेंज किया है, अकबर को घुटने के बल ला के खड़ा कर दिया है अपनी तलवार के दम पर। ऐसी सी राजपूत छत्राणियां हुई। ऐसी एक राजपूत छत्राणी है जिसने अपनी गर्दन काट करके दे दी है। उसका पति मतलब रिसेंटली शादी करके आया था, और उसी दिन युद्ध हो गया। उसका पति अपनी पत्नी के मुंह में युद्ध करने जा नहीं पा रहा था, लेकिन महारानी ने किसी तरह समझाया, मैं यही हूं, आप युद्ध करके आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी, आपका वेलकम करने के लिए, आप आइए। तो उसका मन नहीं मान रहा था, लेकिन बहुत कहने के बावजूद, अपनी महारानी की बात मानने के बाद, हाँ ठीक मैं जाता हूं, वो नीचे गया। फिर उसका मन नहीं माना तो उसने अपने एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ महारानी से उनकी कोई निशानी मांग के ले आओ। महारानी से वो आया, जब आदमी आया उनका आदमी, कि महारानी, महाराज साहब कुछ निशानी मांग रहे हैं आपकी, दे दीजिए। तब महारानी को लगा यार ये कैसा आदमी है, युद्ध करने जा रहा है, ये युद्ध करेगा या हमें याद करेगा? हाँ हाँ, ये इसका आदमी का दिमाग और मन तो हमारे ऊपर लगा है, युद्ध क्या करेगा? उसने ठीक है, उस आदमी को रोका, उसने कहा ठीक है रुको मैं दे रहा हूं निशानी। थाल लेके आई, उसने तलवार निकालो, तलवार उससे पकड़ी, गर्दन काटी, थाल में सजा के दे दिया, दे दो राजा को अपने।
समझ में आ रहा है? सच्ची कहानियां हैं, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। उस आदमी ने उस कटी हुई गर्दन को, उस महिला जो उसकी पत्नी थी, उसके बालों को, बालों से अपनी गर्दन में हार की तरह लपेटा और बांध लिया। उसके बाद वो युद्ध किया बंदे ने कि अकेले युद्ध किया है, औरंगजेब की पूरी सेना के साथ लड़ा, फाइनली मारा गया वो अंततः, लेकिन अकेले उस बंदे ने पूरी औरंगजेब की पूरी आर्मी को डिफीट कर दिया। औरंगजेब की सेना में इतनी ताकत नहीं बची कि वो आगे उसकी मतलब सीमा में, उसकी बाउंड्री लाइन में प्रवेश कर पाए। 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया वो आदमी। सोचो कैसे कैसे वीर लोग थे अपने। तो ये राजपूती शौर्य था उन लोगों का। तो समझ में आ रहा है क्या है ये? तो शाका क्या है? जब ये दोनों पूरा होगा, है ना, जब ये दोनों पूरा होगा तब ये क्या कहलाएगा? शाका। एक कंप्लीट होगा तो ये हाफ शाका कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो जौहर कौन करता है? महिलाएं करती हैं, और ऐश्वर्या कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। तो इसने यानी कि अल्बुकर्क ने सती को इलीगल कर दिया है। अब आपको लगे यार कितनी अच्छी बात है, सती को इलीगल कर दिया, महिलाओं के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, बकवास बात। हाँ, और क्या, बहुत समय पहले की बात है ये, 15 से 11 12 में इसने सती को इलीगल कर दिया। अकबर ने भी सती को इलीगल करने का काम किया है ना। तो प्रयास किया है लोगों ने। इसने अपनी एरिया में पूरी तरह से सती को इलीगल कर दिया। इसने पूरे भारत में इलीगल किया था, इसने अपने एरिया में इलीगल किया है। बात समझ आ रही है? तो इसने जब इलीगल कर दिया, फॉर्मर नहीं था ये, ऐसा किया क्यों उसने? आप ध्यान से समझें इस बात को कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, अपने पुर्तगाल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं। समझ में आया? सती को इलीगल करने के पीछे का मकसद बस इतना था कि एक लॉयल पर्सन जो हमारा था वो तो मर गया, यानी कि जो पोर्तुगीज व्यक्ति था वो तो मर गया, तभी तो सती होगी। सेकंड लॉयल कौन था? उसकी वाइफ। ये भी हमारे लिए लॉयल है, और इससे जो उत्पन्न संतानें हैं उनका पालन पोषण कौन करेगा, और उनको हमारी कल्चर कौन सिखाएगा? और ये अभी लेडी है, हम चाहेंगे तो एक दूसरे पोर्तुगीज के साथ इसका शादी करा सकते हैं, और क्या, दूसरे पोर्तुगीज व्यक्ति को बुला करके उसको थोड़ा धन और ज्यादा देकर के शादी करा देंगे। तो ये उस हस्बैंड के साथ रहने लगेगी, उस पति के साथ रहने लगेगी जो पोर्तुगीज है, और अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। तो उनको कौन सा कल्चर, कौन सा सिविलाइजेशन पढ़ाएगी? हमारा। इसलिए उसने सती को इलीगल कर दिया है। सोचो कितनी बेहतरीन पॉलिसी है। और हाँ, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बात को समझो कि क्या सच में तुम्हें लग रहा है, क्या सच में तुम्हें लग रहा है ये सोशल रिफॉर्म हो रहा है क्या? नहीं। मैं तुमसे कहूं कि चलो हमारे खेत में हल से जोतो, है ना, इससे तुम्हारी बॉडी मजबूत होगी। सच बात है। हल चलाओगी, कुदाल चलाओगी, फावड़ा चलाओगी, तुम्हारी बॉडी मजबूत नहीं होगी क्या? मैं सच में ये काम करवा के तुम्हारी बॉडी को मजबूत करवाना चाह रहा हूं। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बस इतना है कि तुम मेरा काम करो। इनडायरेक्टली इस काम को करने की वजह से इनडायरेक्टली तुम्हारी बॉडी मजबूत हो गई तो हो गई। लेकिन मैं ऐसा चाह रहा था क्या? नहीं चाह रहे थे। क्या वो सच में सोशल रिफॉर्म करना चाह रहा था क्या? वो अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा था, जिससे उसकी जो इसका इंपायर बिल्ट हो रहा है वो और बड़ा हो सके। अब उसी में सोशल रिफॉर्म आ गया थोड़ा सा, तो क्या किया जाए? बात समझ आ रही है? इच्छा है क्या इस तरह करने की? इस तरह की कोई इच्छा नहीं। तो ये काम किसके थे? अल्बुकर्क के थे। किसके? अल्बुकर्क के। ये पहला व्यक्ति है अल्बुकर्क जिसने शुरुआत में सती को इलीगल करने का प्रयास किया, यानी कि फर्स्ट यूरोपियन जिसने भारत से सती को इलीगल करने का काम किया। सेकंड यूरोपियन जो है उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बात समझ में आ गई? अब अल्बुकर्क के बाद जो अगला व्यक्ति आता है उसका नाम है नीनू डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनू डी कुन्हा। नाम सुना है नीनू नीनू डी कुन्हा का? कल सुना था, आज सुनो फिर से। तो 3 हो गए ना, एक तो वास्को डी गामा सुन लिया आपने, एक अल्मीडा सुन लिया आपने, एक अल्बुकर्क सुन लिया आपने, राइट। अगला नाम है नीनू डी कुन्हा। ओके।
क्या नाम इसका? नीनू डी कुन्हा। ये जो डी लिखा हुआ है, डी फॉर डॉन। डॉन का मतलब जो डॉन भाई वाला डॉन नहीं, वहां पोर्तुगीज में डी फॉर डॉन, डॉन इक्वल लीडर, समझा? यहां पर जो डी लिखा हुआ है, नीनू डी जो कुन्हा है, ये भारत में पोर्तुगीज गवर्नर के रूप में भारत में आया, भारत में आया। इसका काम क्या है जरा देखो। हाँ क्या? हाँ, थर्ड गवर्नर है ये। इसका काम क्या है? अब एक बात बताओ, जब पहली बार अल्मीडा आया था और वास्को डी गामा आए थे, ध्यान से समझना, जब वो लोग भारत में आए थे तो कौन थे? एक का नाम था वास्को डी गामा और एक का नाम क्या था? अल्मीडा। इन दोनों लोगों ने मिल करके कालीकट एंड कोचीन, इन दो जगह पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। बात समझ आ रहा है? फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, मतलब गोडाउन टाइप की चीजें स्टैब्लिश की थी, ताकि अपने जो सामान है, प्रोडक्ट है, उनको कहीं पर सेफ जोन में रख सकें। तो फैक्ट्री बनाई उन लोगों ने, स्टोर करने की जगह बनाई। इन लोगों ने कहा बनाई? तो कलिकट एंड कोचीन में बनाई। यानी कि एक प्रकार से कोचीन इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। क्लियर हुआ? कोचीन इनका क्या हुआ करता था? हेडक्वार्टर हुआ करता था। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कौन था इनका? कोचीन। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो अल्बुकर्क ने 1510 में क्या जीत लिया? गोवा जीत लिया, है ना? अब इनके लिए कोचीन और कलिकट इंपॉर्टेंट ना होकर के गोवा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या इंपॉर्टेंट हो गया? गोवा इंपॉर्टेंट हो गया। और जब नीनो डी कुन्हा आया तो उसने अपनी कैपिटल के रूप में इसको डेवलप कर दिया। यानी कि कोचीन पहले कैपिटल हुआ करती थी, हेडक्वार्टर हुआ करता था, है ना? लेकिन जब नीनो डी कुन्हा आया तो उसने जो पहला काम किया, उसने कोचीन और कालीकट को रिप्लेस करते हुए गोवा को पोर्तुगीज कंपनी का कैपिटल बनाया, यानी कि राजधानी बना दिया। तो नीनू डी कुन्हा का पहला काम था, उसने गोवा को राजधानी बना दिया। समझ में आया? तो इसने गोवा को क्या बनाया? राजधानी बनाया। दूसरा इश्यू क्या बना इसका? ये गुजरात है आपका, है ना? और ये दिल्ली सल्तनत है यहां पर, ठीक है? ये क्या है? दिल्ली सल्तनत। गुजरात का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह, ठीक है? और यहां पर लगभग है मेवाड़। मेवाड़ का मतलब आज का उदयपुर। यहां पर क्या है? मेवाड़, या इसी को उदयपुर कहते हैं लोग। हेलो, क्या नाम है? मेवाड़, जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? उदयपुर। मेवाड़ की जो शासिका हुआ करती थी उसका नाम था रानी कर्मावती। क्या नाम हुआ करता था? रानी कर्मावती। नाम सुना इनका? नहीं सुना? मैं समझा रहा हूं। महाराणा प्रताप का तो सुना है? देखो मैं बता रहा हूं। महाराणा प्रताप के फादर हुए कौन? उदय सिंह। के फादर कौन हुए? उदय सिंह। ओके। उदय सिंह के फादर हुए महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, क्लियर हुआ? महाराणा सांगा की वाइफ है रानी का। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे समझ, यानी कि क्या? हाँ, ऐसा कुछ समझ लो। क्लियर हुआ इतना? हाँ, अरे मैं सिंपली समझाने के लिए, ताकि आप रिलेट कर लो। इसमें बीच में एक दो राजा हो रहा है, उनका तुमने नाम नहीं सुना होगा, है ना? तो इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ताकि तुम इनसे रिलेट कर लो खुद को। यानी कि एक बड़ा नाम है, बड़े नाम मैंने बताया ताकि रिलेट कर पाओ, ठीक? तो अब समझ में आ रहा ना? रानी कर्मावती इसी फैमिली से है, महाराणा प्रताप की फैमिली से दादी वगैरह रही होंगी कुछ, ठीक है? बहादुर शाह मुस्लिम शासक है, ये हिंदू शासिका है। जिस समय बहादुर शाह यहां गुजरात का शासक है, अब दिल्ली में मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हो चुकी है, और
भारत का जो राजा हो चुका है, जो बादशाह हो चुका है, वो बाबर का बेटा हुमायूं है। कौन है? हुमायूं आ चुका, यानी कि बाबर 1530 में डेथ कर चुका है ना। हुमायूं था, यानी कि मेरी बात को समझो ध्यान से, हुमायूं का जो फादर है बाबर, बाबर ने इसी महाराणा सांगा के साथ युद्ध किया है, खानवा बैटल। उसी खानवा बैटल के बाद महाराणा सांगा की डेथ हो जाती है और 3 साल जीने के बाद बाबर की डेथ हो जाती है। ध्यान से समझना, एक मैं बता रहा हूं, यहां से सेंट्रल एशिया से होता हुआ एक व्यक्ति बाबर भारत में इंटर करता है, पानीपत और दिल्ली को जीत लेता है, और फाइनली यहां के जो शासक थे उसके बराबर टाइम में कंटेम्प्रेरी, नाम था महाराणा सांगा जी, उनके साथ उसने बैटल ऑफ खानवा किया। खानवा का एक बैटल हुआ, जगह का नाम है खानवा, दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, खानवा बैटल। उस युद्ध में बाबर जीत जाता है, घटना है 1527 की। बाबर जीत जाता है और महाराणा सांगा जी हार जाते हैं। महाराणा सांगा जी हारने के बाद युद्ध मैदान से बाहर चले जाते हैं, वारफील्ड से बाहर हो जाते हैं, और जब बाबर जीत गया तो वो किले पर प्रवेश करना चाहेगा, किले को कैप्चर लेना चाहेगा, कैप्चर करना चाहेगा। तो जब वो खानवा से होते हुए मेवाड़ के किले की तरफ प्रवेश करना चाहा तो रानी कर्मावती ने अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी सेना के साथ रोक दिया। उसने कहा मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम किले पर कब्जा नहीं कर पाओगे। रानी कर्मावती ने बहुत वीरता भरा जवाब दिया कि मैं आपके साथ युद्ध करूंगी। थोड़ी बहुत झड़प हुई भी और रानी कर्मावती ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी इस वीरता को देख करके बाबर बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में आपकी जैसी लेडी नहीं देखी, मैं आपको सम्मान सहित आपका किला वापस करता हूं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको अपनी हिंदू पुत्री स्वीकार करता हूं, और इस मेवाड़ी किले पर मेरा झंडा नहीं फहराएगा, मेवाड़ी ध्वज ही फहराया जाएगा। बात समझ आ रही है? ये किसने बात कही है? बाबर ने कही है। तो बाबर का बेटा कौन हुआ है? हुमायूं। तो हुमायूं की कर्मावती क्या लगी? मुस्लिम बहन लगी। बात समझ आ रही है? नहीं हो जाएगी। अगर उस फिलॉसफी को देखें तो हुमायूं की कर्मावती क्या हुई? बहन ही तो हुई, मुस्लिम बहन हुई। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि इसकी रक्षा करेगी, क्योंकि पति की डेथ हो चुकी है। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखो, बहादुर शाह का नियर, ये बहादुर शाह यहां का राजा है, और यहां पर क्या है? मेवाड़। और यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है बसीन। किसका नाम है? बसीन। और जस्ट बगल में गोवा, और गोवा पर कैप्चर किसने कर रखा है? पोर्तुगीज ने। अब एक बात बताओ, तो इस वाले आइलैंड को लेकर के बहादुर शाह और पोर्तुगीज में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? डेफिनेट सी बात है। पोर्तुगीज बसीन खुद चाहेंगे और बहादुर शाह भी खुद चाहेगा बसीन हमें मिले। तो इस बसीन को लेकर के इन दोनों में हमेशा प्रॉब्लम्स चला करती थी। किनके बीच में? पोर्तुगीज यानी कि नीनू डी कुना एंड बहादुर शाह के बीच में। क्लियर हो? क्योंकि पोर्तुगीज के पास नेवी पावर थी और गुजरात के बहादुर शाह के पास नेवी पावर थी नहीं। उसको पता था कि अगर इनको हराना है तो अपने को नेवी पावर डेवलप करनी पड़ेगी, या अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जीत पाएंगे इनसे। तो अपनी पावर को कंप्लीट करने के लिए उसको लगा कि जो हमारा पड़ोसी है इसके ऊपर हमें अटैक करना चाहिए। बात समझ में? इसके ऊपर क्या करना चाहिए? अटैक करना चाहिए। तो बहादुर शाह ने रानी कर्मावती के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जैसे इस बात की सीक्रेट एजेंट जो होते हैं, गुप्तचरों के माध्यम से जब रानी कर्मावती को पता चला तो रानी कर्मावती ने अपना कंगन उतार करके हुमायूं के पास सेंड किया और एक बकायदा लेटर सेंड किया कि आपके फादर बाबर ने मुझे अपनी हिंदू पुत्री स्वीकार किया था, तो इस आधार पर आप हमारे मुस्लिम भाई हुए, मेरे ऊपर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया है। मैंने अपना कंगन, हमारे यहाँ रक्षाबंधन का एक त्योहार होता है ना, जिसमें भाई, ये राखी के रूप में मैं आपको भेंट कर रही हूं, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। तो मुझे अब आपकी हेल्प की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, कृपया हमारी बहादुर शाह से मदद करें, रक्षा करें। बहादुर शाह को ये लगा यार ये तो बड़ी बात है, पापा ने एक बात तो कही थी, क्योंकि हम भी थे वहां पे, हुमायूं भी तो साथ में था। जैसे इस बात को पता चला बहादुर शाह को कि इस तरह का लेटर हुआ है वहां पर, क्योंकि उसके भी अपने सीक्रेट एजेंट थे, बहादुर शाह ने यहां से यहां लेटर सेंड कर दिया। किसके पास? हुमायूं के पास। उन्होंने देखो, क्या तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो? मैं सच्चा मुसलमान हूं और मुझे पता है कि आपके पिता बाबर सच्चे मुसलमान थे। ये क्या है? ये काफिर है।
अकॉर्डिंग टू कुरान जब एक सच्चा मुसलमान किसी काफिर की हत्या करने के लिए निकले तो दूसरे सच्चे मुसलमान को कभी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। क्या तुम कुरान भूल गए? क्या तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो? अगर नहीं हो तो फिर जो करना है करो, फिर खुदा को जवाब देना उस दिन, कयामत के दिन तुम खुदा को क्या जवाब दोगे कि एक सच्चा मुसलमान एक काफिर की हत्या करने के लिए निकला था तो दूसरा सच्चा मुसलमान उसकी बीच में, उसके बीच रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा था। हुमायूं कुरान में पूरी तरह से डूबा हुआ आदमी, ज्योतिष में अटूट मतलब विश्वास करने वाला आदमी, देश के अकॉर्डिंग कपड़े पहनता था वो आदमी, कलर डिसाइड करता था। जो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करता हो इन सारी चीजों पर, एस्ट्रोलॉजी पर, तो वो कुरान में बिलीव नहीं करेगा। डेफिनेट सी बात है, कुरान में बिलीव करेगा यार। उसने अपने जो लोग थे, जो रिलीजियस मेंटर थे उसके, उन लोगों को बुलाया, यार देखो बहादुर शाह इस तरह की बात बोल रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? लेकिन यार उधर मामला बहन का भी है, इधर भी धर्म संकट है, इधर भी धर्म संकट, मुझे करना क्या चाहिए? तो उसके जो रिलीजियस मेंटर आए उन लोगों ने कहा कि देखो बहादुर शाह जो कह रहा है वो बात तो सही कह रहा है, बहादुर शाह जो कह रहा है वो बात तो सही कह रहा है, लेकिन है, अगर कर्मावती ने कभी भी बहादुर शाह के लिए कोई ऐसे काम नहीं किए हैं जिससे बहादुर शाह को कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, अगर कर्मावती ने इस तरह का कोई काम नहीं किया है तब तो बहादुर शाह नाजायज काम कर रहे हैं। अगर कर्मावती ने किया है तब तो कोई नाजायज नहीं, तब तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर कर्मावती ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की है, किसको? बहादुर शाह को, तब तो सर आपको रोकना चाहिए क्योंकि आपकी बहन का मामला है। अच्छा, पता किया जाए, इतने में पता हुआ कि कर्मावती तो अपने राज्य से कभी बाहर निकली ही नहीं। बहादुर शाह सिर्फ पोर्तुगीज पावर से जीतने के लिए अपनी पावर को इनबिल्ड करना चाह रहा है, बस पावर बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए आक्रमण कर रहा हो। और उसकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि यहां से यहां भी है, मतलब वो दिल्ली और आगरा भी जीतना चाह रहा है सर, इतना ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात है यार, ये मतलब ये सारा मामला हमारे अंदर होना है जी। तब हुमायूं ने अपनी पूरी आर्मी से इधर की तरफ रोक दिया, और जब ये बात बहादुर शाह को पता चली तो बिना जीते मेवाड़ को वापस में, यानी इस तरह से रानी कर्मवती की रक्षा। हाँ नहीं, ये हुआ है, बहुत झड़प लेके वापस आ गया। ऐसा कुछ इतिहास के कुछ सोर्सेस बताते हैं कि रानी कर्मवती को लगा कि हुमायूं हमारी मदद नहीं कर पाएगा तो उन्होंने जौहर कर लिया, ऐसा कुछ एविडेंस बताते हैं। कुछ एविडेंस बताते नहीं, हुमायूं आ गया था और उसके डर की वजह से बहादुर शाह वापस आ गया। वो तो पहले होते हैं, लेकिन कई बार होते हैं यहाँ पर रस्म नहीं है, यहाँ पर कर्म कुछ सिचुएशन अलग होती है। कई बार महिलाएं अपने ऊपर ले लेती सारी चीजों को, हम लीड करेंगे, हमारा बेटा जिंदा है, हम उसकी केयर टेकर के रूप में काम करेंगे, ऐसा कई बार सिचुएशन है। तो बहादुर शाह वापस आ गया। अब यहाँ गोल में कौन बैठा हुआ है? नीनू भी पुनः नहीं पता होगा क्या कि बहादुर शाह के साथ क्या चल रहा होगा, उसे पता चल रहा है। नीनू भी पुनः ने गुजरात के बहादुर शाह के पास एक लेटर सेंड किया अलायंस करने के, ट्रीटी साइन करनी है। क्या ट्रीटी साइन करनी? बस में हम आपको देना चाह रहे हैं, मशीन हमारे लिए कोई इंटरेस्ट का मामला नहीं, हम मशीन आपको दे देंगे और हम पुर्तगाल से एक बेहतरीन सीख लेकर के बहुत शानदार है, हम चाहते हैं कि लंच आज वही हुआ था। नीनू भी पुनः ने बहादुर शाह के मैसेज, बहादुर शाह को मिला नहीं, लगता हमारी ताकत बढ़ गई है ना। बहादुर शाह समुद्र के बीचों बीच उस बड़ी सी शिप में लंच करने के लिए गया और वसीम की ट्रीटी साइन करने के लिए। भाई साहब पहला ही निवाला डालने वाले थे, नीनू की पुनः के जो सोल्जर्स थे तो इतना मारा और मार में बेदम किया और दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े, उठा के अरब शाह करने इस तरह से मीनू की पुनः ने जीवन में जो शानदार काम किया वो था ये, उसने बहादुर शाह के और फाइनली वसीम को कैप्चर किया। तो नीनू की पुनः के टाइम में ये नाम उसके पास वसीम और बहादुर शाह नहीं, वहां तो नहीं गया, तो मार दिया राजा उसका हुआ, राजा को मारने के बाद उसको अपने आइलैंड पे बुलाया था ना, अपनी शिप पर बुलाया था, वहां मार के और फिर वसीम को कैप्चर कर लिया। उसको सिर्फ
जितना वाले एरिया चाहिए था जितना जीपी, यानी कि पर किसका कैप्चर है पूरा पोर्तुगीज नीलोलिथिक पुना के टाइम में। तो दो चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, क्या कि किस पोर्तुगीज गवर्नर के द्वारा गोवा को अपनी कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया, तो नीलोलिथिक पुना के द्वारा। किस पोर्तुगीज गवर्नर के द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या की गई, तो राइट आंसर नीलोलिथिक। इसको कैसे नीलोलिथिक पुना, ठीक। कुल कितने गवर्नर हुए इससे, नाम बताओ दिव्या, नाम बताओ तीन गवर्नर। पहले क्या था, वास्को डी गामा गवर्नर थे, अल्मीरा। पहला गवर्नर क्या है, अल्मीरा। और नीलोलिथिक पुना के बाद एक तो ईसाई मिशनरी भारत में प्रवेश करते हैं जिनका नाम है संत जेवियर। नाम सुना है कभी, संत जेवियर नाम के ईसाई फादर है जिनके नाम पर गोवा में चर्चे बनाई गई बहुत सारे, संत जेवियर के नाम से। ठीक, इतना काम होने के बाद भारत में जो पोर्तुगीज एंटर किए थे, इनसे इससे अलावा और कुछ सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, वो ये कि पोर्तुगीज भारत में आए तो भारत में क्या लेकर के आए, उन्होंने हमें क्या दिया। जब पोर्तुगीज हमारे यहाँ आई स्पाइसेस से ट्रेड कर रहे थे, तो इसके बदले में हमें क्या दे रहे थे, एक्सचेंज में क्या दे रहे थे, हमें क्या दे रहे थे, हमें बुलियंस दे रहे थे। क्या दे रहे थे, बुलियंस। गोल्ड एंड सिल्वर जब आप मिक्स करके किसी चीज को देते हैं, यानी कि गोल्ड प्लस सिल्वर एक साथ किसी को देते हैं, दैट इज बुलियन। नहीं, हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस थे इसलिए भारत गोल्डन स्टेट है। सोने की खदानें हैं इसलिए सोने की चिड़िया नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे इसलिए भारत गोल्डन स्टेट है, सोने की चिड़िया। सोना यानी कि गोल्ड और सिल्वर को लोग लेकर के आते थे हमारे देश, उसे ही बुलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बुलियन। समझ आया। तो गोल्ड और सिल्वर जब आप एक साथ किसी को देंगे तो क्या हो जाएगा, बुलियन हो जाएगा। तो जो पोर्तुगीज भारत में आ रहे थे, स्पाइस का जो ट्रेड हमारे साथ कर रहे थे, हमसे स्पाइसेस लेते थे और उनको क्या देते थे, बुलियंस देते थे, गोल्ड और सिल्वर देते थे। पहली बात। दूसरा, वो जब भारत में एंटर करते थे, भारत में आकर बहुत सारी चीजों के बारे में हमें परिचय कराते थे, जैसे आलू। नाम सुना, भारत में आलू होता ही नहीं था, भारत में आलू के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 1498 के बाद से भारत में आलू जान पाए। अब तो कितना हो, लेकिन आलू हमारे यहाँ कहते नहीं है, आलू पोर्तुगीज फसल है। हाँ, नेक्स्ट, शिमला मिर्च का सुना, ये भी हमारी फसल नहीं है। बादाम का नाम सुना है, ये भी हमारी चीज नहीं है। कच्चा बादाम सुना है, क्या होता है, मूंगफली। नेक्स्ट, ये हमारे यहाँ कभी नहीं होगा। संतरा, ये हमारे यहाँ नहीं होगा। नारियल हमारे यहाँ नहीं होता। तंबाकू हमारे यहाँ नहीं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहाँ नहीं। छपाई, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, जिससे अखबार प्रिंट होता है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट, और हमारे सारी चीजें नहीं थी। हाँ, ये सारी चीजें लेके जाए। हमारे यहाँ हरी मिर्च कब नहीं होती थी, जो हरी मिर्च खाते हैं आप लोग, ये हरी मिर्च नहीं होती। हाँ, हरी मिर्च नहीं थी हमारे। तो हम अपनी सब्जियों को तीखा बनाने के लिए क्या प्रयोग करते थे, काली मिर्च, उसे ब्लैक पेपर कहते हैं, उसका प्रयोग करते थे, ब्लैक पेपर।
हरी मिर्च नहीं थी, सिलबस में बादाम का मूंगफली सब्जी नारियल कोकोनट यानी कि आलू, ये सारी चीजें भी टमाटो नहीं हमारे देश ये सारी चीजें नहीं थी हमारे देश, लेकिन ये क्या है तो सब कुछ होता है। ये सवाल उनसे कैसे, तुमको लग रहा है सवाल इसे फंसा कर देंगे आप। प्रीवियस सवाल कैसे पूछेंगे? प्रीवियस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लोगों को किस फसल की जानकारी नहीं थी? समझ आया? तो उसमें गेहूं दे देंगे, जौ दे देंगे, धान दे देंगे, है ना, और साथ में आलू दे देंगे। अब कौन सी फसल नहीं जानते? चल वो कैसे मतलब हमारे यहाँ के लोग थे, इन सारी चीजों से लोग नहीं थे हम लोग, ये सारी चीजें उन लोगों की देने में। और दूसरा, तुम लोगों ने कुछ घर देखे होंगे, कुछ घर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे देखा होगा तुम लोगों ने, कुछ घर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, जैसे चर्च, हाँ 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 चर्च के जैसे घर, इस तरह की छत डाला जाता है। ये किस स्टाइल में बने हैं? ये सवाल पूछा गया पीसीएस में कि जब पोर्तुगीज अपने घरों को बनाने के लिए आए हैं, जब अपने घर बना रहे थे, तो उन्होंने अपने घरों को, अपने चर्च को किस शैली में या किस स्टाइल में डेवलप किया? राइट आंसर गोथिक स्टाइल। गोथिक शैली या गोथिक स्टाइल, यस। ये जो छतें सपाट ऐसे बन रही है, ये जो स्टाइल है बनाने की, इस गोथिक स्टाइल। समझ आया भाई? आपने घर बनाया, नेम है इसका गोथिक, नेम है इसका गोथिक ही है, गोथिक मींस गोथिक। भाई शैली का मतलब ये स्टाइल, मतलब जिस तरह से डिजाइन की गई है, इसी को ही लोगों ने गोथिक स्टाइल बोला है। चर्च और अपने मकान लोगों ने इसी तरह की, इसी स्टाइल में बनाया। इसको बनाने में क्या फायदे हैं? इस तरह से अगर आपने बना दिया क्या फायदे? हाँ हाँ ऐसा ही कुछ उनकी अपनी चीजें हैं जो हम हमें दी, और बहुत सारी चीजें यहाँ से हमारे यहाँ से। ये सारा काम किस तरह अंग्रेज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अंग्रेजों ने मॉडर्न बनाया, अंग्रेजों ने ईश्वर का सौभाग्य है हमारे को अंग्रेजों ने शासन के नाम कुछ कार्य। पुर्तगाली शासन के होते ना काल उर्दू करने में लोग मेरे नाम से हमारा नाम, हमारा पूरी 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 पीढ़ी बर्बाद कर देते, आने वाली नस्लें करा रहे। इंडिया के लोग अपने आप को पुर्तगाल से रिप्रेजेंट करते हैं, पुर्तगाल की कॉलोनी। बहुत सारे जैसे दूसरा हॉस्पिटल, जैसे तुम्हारा दूसरा हॉस्पिटल है, इसका पता है कानपुर में लेडी थी, एक ब्रिटिश आदमी ने शादी की, अपने आप बीबी घर का नाम सुनिए, बीबी घर का पता करना भी पोर्तुगीज के जाने के बाद पोर्तुगीज गए नहीं हमारे देश, गोवा में, दमन और दीव में बने रहे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपना अलायंस कर दिया, मैरिज अलायंस कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि हम अंग्रेजों से और डचों से जीत नहीं पाएंगे। फाइनली उन लोगों ने अलायंस कर दिया और अपने आप को बहुत लिमिटेड एरिया में सीमित कर दिया, तो गोवा तक बैठ गए। और फाइनली गोवा 1961 में ऑपरेशन विजय करना पड़ा हमारे देश के आगे, तो फाइनली गोवा मिला 1961, और फाइनली 1987 में कंप्लीट स्टेट मिला, कंप्लीट स्टेट के रूप में डेवलप किया हमने गोवा, यानी 1961 में जीता हम। उसके बावजूद ये उन्होंने पुर्तगाल गोवा का मामला उठाता रहा, जैसे पाकिस्तान कश्मीर का मामला उठाता रहता है, वैसे ही पुर्तगाल इस मसले को उठाता रहा। तो 1987 में कंप्लीटली हम लोग गोवा को अपने अधिकार में करता है, कंप्लीट स्टेट हम लोग 1987 में बना पाए। इसको वो पुर्तगालियों का भारत में जो सेकंड यूरोपियन कंपनी भारत में एंटर करती है, उसका नाम होता है डच कंपनी।
क्या नाम है? डच। डच जो लोग थे, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी कहलाते, वैसे ही हॉलैंड के लोग डच कहलाते, हॉलैंड के लोग डच कहलाते। हॉलैंड का जो हिस्सा का नाम है उसका नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो कैपिटल है इसका नाम है एम्स्टर्डम। क्या नाम है? एम्स्टर्डम। ठीक है, तो जिसे पहले हम हॉलैंड कहते थे उसे ही आज हम लोग नीदरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदरलैंड। और आज उसी की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पोर्तुगीज भारत के साथ इस तरह से स्पाइस रूट के माध्यम से हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे, तो जो डच लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे? जो डच लोग थे वो उस टाइम क्या कर रहे थे? मान लो ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है आपका, ये जर्मनी आसपास, इधर मतलब आसपास में नीदरलैंड है, हॉलैंड हो गया। जो पोर्तुगीज थे वो इसी स्पाइस रूट से होते हुए सारे मसाला यहाँ पर लाके डाल देते थे लिस्बन में। हॉलैंड के जो डच लोग थे उनका काम ये था कि वो यहाँ से यहाँ थे, इसने यहाँ पर मान लो पहले यूज करेगी तो ₹1 पर केजी पे थे, इसको बेचा कितने में? यहाँ पर इन लोगों ने 60 पर केजी। राइट, अब यहाँ से लोग 60 पर केजी में ले रहे हैं और यहाँ जब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इसको सर्व कर रहे हैं तो इन लोगों ने 90 केजी में बेचे। 90 पर केजी प्रॉफिट कमाने के लिए सोचने वाली बात। यहाँ सामने बेचा आपने सेल किया 60 में, अब ये यहाँ पर आए पूरी यूरोपियन कॉन्टिनेंट सर्व कर रहे हैं 90। यानी कि ये काम इससे डचों, यानी कि पोर्तुगीज यहाँ से मसाला उठाते लिस्बन में डंप करते और डचों का काम उस टाइम ये था कि यहाँ से मसाला उठाते और यहाँ डंप करते, मतलब पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सर्व करते। इस तरह से आराम से सारी चीजें चल रही। बट जब आप ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। नहीं, कोई जरूरी है कि हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है? नहीं, लॉस भी होता है। लॉस भी होता है कि नहीं? लॉस होता है। तो कई दफा ऐसा होता था, कई टाइम ऐसा होता था कि जब ये लोग इस तरह से सारे रूट से लिस्बन के लिए जहाज लेकर के जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि इनकी जो जहाजें थी वो डूब जाती थी, या कभी समुद्री तूफान आ गए, स्टॉर्म्स आ गए बहुत सारे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ, अगर इनको लॉस हुआ, क्योंकि कंपनी कैसी है? गवर्नमेंट कंपनी। प्रॉफिट होगा तो किसको होगा? गवर्नमेंट को। लॉस होगा तो किसको होगा? गवर्नमेंट को। तो पोर्तुगीज जो किंग है उसने अपने गवर्नर भेजे हैं ना, इस साथ जो पोर्तुगीज ने इंडिया का बना, तो वो जो गवर्नर है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पोर्तुगीज किंग के प्रति। बात समझ आई? तो जब लॉस होगा तो गवर्नर किससे बोलने के लिए? किंग के पास कि महाराज लॉस हो गया, बहुत सारा नुकसान हो गया और इतना पैसा देने की। तब जो पोर्तुगीज किंग होता था वो अलग तरीके से यार पहले बताते, आज तुम्हारी महारानी के हमने नौलखा हार बना दिया, कल तुम्हारी महारानी के हमने एक महल बना दिया। अरे एक बात बताओ, जब आप इस तरह से इंटरप्ट करोगे चीजों के बारे में तो आप प्रॉफिट में आओगे? नहीं आ सकते। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास मिलियंस है, जब तुम्हारे पास देने का पैसा नहीं, यहाँ से ट्रेड कैसे करोगे? यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? जब यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल जाए, और जब यहाँ नहीं आया इनको मिलेगा मिलेगा नहीं मिला, और जब इनको नहीं मिला इनकी जवाब खराब। डच लोगों, क्योंकि ये मेन ट्रेडर्स, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब, इनको लॉस से मतलब था ही नहीं। बात समझ आई? तो जब इन लोगों को लगा कि मामला है इस चीज का, तब उन लोगों ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। अच्छा, सारा खेल कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। मतलब ये नहीं चाहता, मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही। तो लोगों ने दिमाग लगाने स्टार्ट किया कि ये जो स्पाइस आ रहा है वो कहां से स्वाद क्या इसका, तो हम क्यों नहीं ला सकते? हम इसको मीडियम क्यों बना रहे? हम डायरेक्टली खुद इंडिया से सामान लेके आए ना। बात समझ में आ रही? तो डचों के द्वारा अब वो समझ रहे थे कि जो पोर्तुगीज कंपनी इस्तादो द पोर्तुगीज इंडिया है वो किस वजह से फेलियर हो रही है। किसकी वजह से फेलियर हो रही है? क्योंकि राजा इन्वॉल्व है। फेलियर किस वजह से हो रही है? क्योंकि राजा इन्वॉल्व है। क्या डचों के पास राजा नहीं होगा? डेफिनेट बात। लेकिन ये जो यहां से लिस्बन से माल को उठाते थे, यहाँ सर्व करने के लिए जाते थे, वो इंडिविजुअल लोग थे, व्यापारी थे, उनको राजा से कोई लेना देना था नहीं। उन लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई।
बात समझ आ रही है? यानी तुम ट्रेडर्स ने जब उनको सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तब उन लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई, बेरेंडे पोस्ट इंडस्ट्री कंपनी बनाई, बीओसी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बीओसी, बेरेंडे पोस्ट इंडस्ट्री कंपनी, यानी कि डजों की कंपनी। अब डचों को खूब अच्छे से पता है कि पुर्तगाली राजा की तरह हम अगर अपनी कंपनी में यानी बीओसी में अपने राजा को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो जो कंडीशन, जो प्रॉब्लम्स पोर्तुगीज को फेस करने पड़ रहे हैं, सेम एज इट इज हमारे साथ होगा। तो हम हॉलैंड के राजा को इसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमिशन देंगे और उनको टैक्स देंगे। राजा से अपने बोलेंगे कि सिर्फ हमें परमिशन दीजिए, हम इस के साथ ट्रेड करना है, इसके बदले आपको जो टैक्स चाहिए हम आपको टैक्स नहीं करेंगे, यानी कि आपका शेयर नहीं होगा। हम लोग शेयर नहीं लेने देंगे आपको, हम आपको टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। तो हम ट्रेड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको हम ड्यूटी पे करेंगे, हम आपको ड्यूटी देने को रेडी है, बट शेयर देने को रेडी नहीं। जबकि यहाँ पर क्या मामला था, पूरा का पूरा शेयर किसका था? राजा, और राजा दोष निकल गया। इसलिए डचों ने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई और उन लोगों ने भारत के साथ सीधा ट्रेड करना स्टार्ट किया। बात समझ आ रही है? सीधा किसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया? भारत के साथ। अब आएंगे इस वाले ना, तो ये मालाबार कोस्ट पे है, तो मालाबार कोस्ट पे है कौन? पुर्तगाली है। पुर्तगाली ने पहले जम के मारा किसको? डचों। जाने आप समझ आ रहा है? तो डच बेचारे खुद जम के टूटे गए। हाँ, और पुर्तगाली कहां मानने वाले भाई? कौन अपने कंप्यूटर को बढ़ाना चाहता है? कोई नहीं बढ़ाएगा। तो पुर्तगाली ने मारा, और उनके पास नेवी पावर तो थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी थी उनके पास। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत दुनिया की सुप्रीम नेवी थी इनके पास। पूरे समुद्र पर उनका राज है, चाहे वो अरेबियन सी हो चाहे इंडियन सी हो। नीचे इंडियन सी, नेक्स्ट अरेबियन सी, दोनों सी पर किसका कंट्रोल है? पोर्तुगीज का। तुम आगे भाग खत्म कर देंगे, और जितनी बड़ी सीट हमारे पास है उतनी बड़ी सीट तुम्हारे पास है। तो जब डच इस वाले पोस्ट पर आए, तो पुर्तगाली ने इनको जम के मारा। किनको? डचों को मारा। तो डच बेचारे मार खाते खाते आगे कोई नहीं किया, इधर से सीधा भाग गए। अरे घर ऊपर अपने वीआईपी लोग बैठे हैं, महाराजा को यहाँ इसमें मुगल डायनेस्टी स्टार भी है, बहुत बड़ा राजा। नहीं तो भाई पता, भाई जब आओगे आप किसी लोकेशन पे जाओ, जैसे आप किसी प्लेस पर नहीं गए तब तक तो आप अननोन होते हैं ना। जब आप किसी प्लेस पे जब तक आप नहीं गए तब तक तो आप अननोन नहीं थे, और एक दो बार चले गए तो कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता नहीं। दक्षिण भारत को जीतना आसान काम है क्या? हाँ वही है, ये नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर का नॉर्थ इंडिया, इसके नीचे का साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया वालों में इतनी ताकत थी नहीं कि लोग यहाँ से यहाँ आ जाए नीचे। दूसरे देश वाले यहाँ पे राज करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे इन लोगों की टेंडेंसी क्या है कि हम लड़ेंगे, लड़कर कब्जा कर लेंगे। बात को समझो, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों का विधान है। चक्रवर्ती का चक्रवर्ती का चक्रवर्ती सम्राट का अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है। चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट ये है कि जो व्यक्ति सात 7,000 किलोमीटर के एरिया पर रूल करेगा, ऐसे व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट। 7,000 किलोमीटर पर इतने एरिया पर जो व्यक्ति रूल करेगा, ऐसे व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट। समझ आ रहा है? तो अपने यहाँ ऊपर के जो नॉर्थ इंडिया के राजा थे, उनकी सिर्फ फिलॉसफी ये थी कि हम जहां भी जाएंगे अटैक करेंगे। अटैक तो तब करोगे ना नीचे साउथ इंडिया में, जब यहाँ का पूरा एरिया जीत लोगे। यहाँ तक नहीं जीत पाते थे, तब तक मर जाते थे, यहाँ तक आ ही नहीं पाते, साउथ इंडिया तक आ ही नहीं पाते, क्योंकि इतना बड़ा एरिया खुद ही था यहाँ पे। पर इसको तो कैप्चर करो, फिर साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया अपने आप बड़ा अजीब तरीके का इलाका था। वहां झाड़ियां थी, पेड़ थे, पहाड़ थे, पर्वत थे, और इन्वायरमेंट बहुत अलग तरीके का।
हाँ सब यही पर समझ आया। तो डच जो लोग थे उनको कहाँ आए पहले, मालाबार कोस्ट पे, फिर यहाँ से कहाँ चले गए फाइनली इंडोनेशिया चले। इंडोनेशियन लोगों ने बहुत ढंग से शानदार तरीके से अपना ट्रेड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसके बाद जब ये यहाँ इंडोनेशिया में रहने लगे, इंडोनेशिया के बाद यहाँ रहने के बाद यहाँ पर रह गए डचेस, तो यहाँ से इनको पता चला कि भारत में सिर्फ एक कोस्ट थोड़ी ना है, भारत में दूसरा कोस्ट है जिसे कहते हैं कोरोमंडल। क्या है कोरोमंडल, और कोरोमंडल में पुर्तगाली का कोई राइट नहीं। तो डच जो थे वो इंडोनेशिया को ड्रॉप करके फिर किधर आ गए, कोरोमंडल कोस्ट पर आए। क्लियर है? तो कोरोमंडल कोस्ट पर आए, और कोरोमंडल कोस्ट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे क्या है, बंगाल, लैंड ऑफ कुबेर, कुबेर की धरती, सिर्फ पैसा धन, भारत का सबसे रिचेस्ट एरिया। आ रहे आपको पहले, अब तो डोमरी, बंगाली, और दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बंगाल की 25%। अब तुम्हें लगता है खाली सिर्फ नहीं, देखो बंगाल की सिचुएशन इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है वहां पर धन है, बंगाल की सिचुएशन इसलिए भी अलग है। ये बंगाल है ना, नीचे बंगाल की खाड़ी नहीं है बंगाल की, यहां से चाइना तिब्बत जुड़ते कि नहीं जुड़ते, यहां से म्यांमार जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, यहां से इंडोनेशिया मलेशिया जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये सब जुड़ते थे डॉकयार्ड की प्लेस, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता था। कौन ट्रेड करना आसान होता था, क्यों नहीं पता होगा, मैप डिजाइन किए गए थे, सब कुछ पता था। तुम्हारे गणेश ने कमाया नहीं, मैंने कहा था मैं फॉलो किया था, अरे हमने ये कहा था यहाँ से यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी, ये थोड़ी ना कि मुझे पता नहीं था, ढूंढते हुए कैसे है, अगर नहीं पता था तो मार्को पोलो चीन कैसे गया था, अगर नहीं पता था तो मार्को पोलो चीन कैसे गया, चीन गया ना। ठीक, तो डच लोग हॉलैंड से किधर आए, पहले इंडोनेशिया गए, इंडोनेशिया से किधर आए कोरोमंडल। इन लोगों की ये घटना है 1602 1692। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी स्टैब्लिश की जा रही है, पुर्तगाली कंपनी। नेक्स्ट कौन सी कंपनी स्टैब्लिश की जा रही है, डच कंपनी। नहीं, ध्यान से समझना, स्टैब्लिश हो रही है बात सच है ना, और ये भारत ये 1602 में यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं और भारत में आते हैं 1605 में। कौन, ध्यान से समझना, 1600 में ये लोग खुद को हाईलैंड में अपनी कंपनी को डेवलप करते हैं जिसे बीओसी कहते हैं, और फाइनली 1605 में भारत में एंटर करते हैं। ओके, इतना क्लियर। लेकिन इसके बाद तीसरी कंपनी उसका नाम है ईस्ट इंडिया, क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको फाइनली 1599 में डिजाइन किया गया, पहले हो गई स्टैब्लिश हो गई 1599 में, और भारत में एंटर कब करती है 1600 में। अब अंतर समझ में आया, जब भी आपसे स्टैब्लिश की क्रोनोलॉजी पूछेगा तो फर्स्ट नंबर पर कौन, पोर्तुगीज, सेकंड नंबर पर कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड नंबर पर कौन, डच। और जब आने की क्रोनोलॉजी पूछे तो फर्स्ट नंबर पर कौन, पोर्तुगीज कंपनी, सेकंड नंबर पर कौन, डच कंपनी, एंड थर्ड नंबर पर कौन, ईस्ट इंडिया।